हेलो फ्रेंड्स, अपेक्स कंप्यूटेक के ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आपको जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं वो है नॉन अकाउंटिंग वाउचर। नॉन अकाउंटिंग वाउचर एक ऐसा वाउचर है जिसके अंदर हम लोग भविष्य से रिलेटेड एंट्री को करते हैं। फ्यूचर रिलेटेड एंट्री को करने के लिए नॉन अकाउंटिंग वाउचर का यूज किया जाता है। जैसे कि अगर आपने कोई लोन लिया है, आपने कोई उधार लिया है जिसका भविष्य को आपको एक चेक काट कर देना है, मतलब कि आज के दिन में आप कोई सामान ले रहे हैं और आपको भविष्य का आपको चेक काट कर देना है, या आपको फ्यूचर में किसी तरह का कोई टूर एक्सपेंस करना है, कोई रेंट का एक्सपेंस का प्लानिंग आपको करना है, या किसी भी चीज़ की प्लानिंग आपको फ्यूचर के लिए करनी है, उसकी एंट्री आप अगर आज के दिन में करते हैं तो होता क्या है कि आपके बैलेंस शीट पे उस एंट्री का असर दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप नॉन अकाउंटिंग वाउचर का यूज करके एंट्री करते हैं तो एंट्री कर देने के बाद भी बैलेंस शीट पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसीलिए इस तरह की एंट्री हम लोग एक प्लानिंग के तहत करते हैं कि ये एंट्री हम आज कर तो रहे हैं लेकिन ये फ्यूचर की एंट्री है, और जब वो दिन आएगा तब हम इसको अकाउंटिंग वाउचर में कन्वर्ट करके एंट्री को फिनिश करेंगे। तो किस तरीके से हम इस नॉन अकाउंटिंग वाउचर का यूज करते हैं हम उसको एक प्रैक्टिकल के जरिए समझेंगे। नॉन अकाउंटिंग वाउचर में आप 4 तरह के नॉन अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपका पहला है मेमोरेंडम वाउचर, दूसरा है ऑप्शनल वाउचर, तीसरा है रिवर्सिंग जर्नल वाउचर और चौथा है पोस्ट डेटेड वाउचर। तो ये चारों के चारों नॉन अकाउंटिंग वाउचर हैं। चारों का यूज फ्यूचर की एंट्री को करने के लिए किया जाता है। इसमें जो मेमोरेंडम वाउचर है उसका यूज आप करेंगे, उसमें आपको वाउचर का नाम मेमोरेंडम नंबर 1, 2, 3, 4 करके लिख कर आता है, लेकिन ज़रूरत के अनुसार जब वो डेट आता है उस समय आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि अब हमें इसको किस वाउचर के तहत एंट्री एक्सेप्ट करानी है। इस मेमोरेंडम वाले नॉन अकाउंटिंग वाउचर को हमें किस अकाउंटिंग वाउचर में कन्वर्ट करके एंट्री करानी है, ये आपको मेमोरेंडम वाउचर में डिसाइड करना पड़ता है बाद में। जैसे मैंने आपको बताया कि नॉन अकाउंटिंग वाउचर एक ऐसा वाउचर है जिसमें हम एंट्री तो करते हैं लेकिन उसका इफेक्ट हमें नहीं दिखता है, और जब वो डेट आता है तो उस एंट्री को हम फाइनली एक्सेप्ट करते हैं। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकल के द्वारा भी देखते हैं। इसमें मेमोरेंडम वाउचर के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ F10, और यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि कंपनी हैज टू पे टूर एक्सपेंस ऑफ ₹10,000 ऑन डेट 1/3/20। जैसे कि हम मान कर चले कि आज अगर हमारा 2 फरवरी है और हमें फ्यूचर में एक पेमेंट करना है 1 मार्च को, तो हम आज 2 फरवरी को ही हम 1 मार्च की एंट्री करते हैं। तो इसके लिए पहले एक फीचर हमें ऑन करना पड़ेगा। गेटवे ऑफ टैली F11 और F1 पे जाके यूज रिवर्सिंग जर्नल एंड ऑप्शनल वाउचर फीचर को यस करना पड़ेगा, और यस करके हम अपना पहले बैलेंस शीट चेक कर लेंगे। चलिए इस एंट्री को हम करके देखते हैं। पहले हम फीचर ऑन करते हैं कि F11 और F1 पे जाके और पहले फीचर यस कर लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूज रिवर्सिंग जर्नल एंड ऑप्शनल वाउचर का एक ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, और इस फीचर को हमें यस करना है और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये फीचर हमारा यस हो गया, तभी हमारा कंट्रोल के साथ जो F10 है वो काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करता। तो अब हम अकाउंटिंग वाउचर पे जाके, और आप यहाँ से देख सकते हैं कंट्रोल के साथ F10 मेमोस लिखा हुआ है, मतलब मेमोरेंडम। आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं और यहाँ से भी आप प्रेस कर सकते हैं। मेमोरेंडम नंबर 1 आ गया, ये नॉन अकाउंटिंग वाउचर है। अब यहाँ पर हम डेट ले लेते हैं, और डेट लेने के पहले, इस एंट्री को करने के पहले मैं एक बार बैलेंस शीट चेक कर लेता हूँ। बैलेंस शीट पे जाके ऑल्ट F1 और मैंने अपना कैश चेक किया, और कैश आप देख सकते हैं कि 12,09,000 रुपए मेरे पास कैश अवेलेबल है। जैसा कि आपके नोट्स में भी आपको ये दिख रहा है 12,09,000 रुपए पिछली सारी एंट्रियों को लेने के बाद से, और हमारे पास इतना कैश अवेलेबल है। अगर ये एंट्री आप अलग से एक नया कंपनी बना के करना चाहते हैं तो वहां पर आप कैश 0 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या जितना आप कैश ऐड करके दिखाना चाहें शुरू में, आप एंट्री कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये पहले से ट्यूटोरियल मेरा चला आ रहा है। यहाँ पर 12,09,000 रुपए है। आप ओपनिंग बैलेंस में भी कैश कुछ भी रखे और इस प्रैक्टिकल को करके शुरू से देख सकते हैं। तो यहाँ पे 12,09,000 रुपए था, और अब मैं अकाउंटिंग वाउचर पे जाके, और ये फीचर मेमोरेंडम नंबर 1 आ गया। ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमने फीचर यस कर चुके हैं, इसीलिए ये मेमोरेंडम नंबर 1 अब आ रहा है, अदरवाइज नहीं आता। ये अगर फीचर ऑफ रहता तो ये नहीं आता। तो डेट हमने यहाँ से चेंज कर लिया 1/3 और 20। 1/3/20 पर हम ये एंट्री करेंगे। यहाँ पर ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे एक लेजर हमें बनाना पड़ेगा, ऑल्ट से करके ट्रैवलिंग,
और एक्सपेंस करके एक हम लेजर बनाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और जीएसटी वगैरह सब नो कर दे इसमें। और 10,000 रुपए हमारे पास से निकलेगा टूर के लिए, 10,000 रुपए। और कैश के रूप में ये पैसा हम निकालना चाहते हैं। तो देखिए ये घट के यहाँ पर दिखा रहा है कि 11,90,900 रुपए हमारे पास बचना चाहिए 10,000 रुपए निकलने के बाद से। और जब ये एंट्री एक्सेप्ट कराने के बाद से हम वापस बैलेंस शीट पर जाते हैं, बैलेंस शीट और कैश को चेक करते हैं, तो देखिए यहाँ पर कोई असर नहीं पड़ा। ये अभी भी आपका 12,09,000 रुपए ही दिखा रहा है। तो होना ये चाहिए था कि 10,000 घटना चाहिए था, लेकिन नहीं घटा। तो ये इसलिए नहीं घटा क्योंकि ये नॉन अकाउंटिंग वाउचर है और इसका हमारे बैलेंस शीट पर असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि आज हम फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं। आज 2 फरवरी को हम 1/3 की प्लानिंग कर रहे हैं कि जब 1/3 आएगा तो हमें वो 10,000 रुपए खर्च करना था। आज के दिन में वास्तव में हम वो पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं। जब वो दिन आएगा तब हमें वो पैसा खर्च करना है। एक फ्यूचर की हमने प्लानिंग कर ली है। तो इस तरह के फ्यूचर प्लानिंग से क्या होता है कि हम बराबर अपना अकाउंट चेक करते रहेंगे। जैसे हम डिस्प्ले पर जाकर और एक्सेप्शन रिपोर्ट पे जाके और हम मार्च में चेक करते रहेंगे, या हम किसी भी मंथ में चेक करेंगे कि हमने कोई प्लानिंग की है क्या। तो मेमोरेंडम वाउचर पे जाकर हम देखेंगे तो यहाँ पर मार्च की प्लानिंग हमको दिख रही है कि मार्च में हमको एक खर्च करना था। हम एंटर किए, ट्रेवलिंग एक्सपेंस पर गए और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी ऑटोमेटिक, जो यहाँ पे पहले 10,000 और यहाँ पे 11,90,900 दिख रहा था, ये भी देखिए फिर से 12,09,000 रुपए ही दिखने लगा है। तो इसका वास्तविक असर हमें तब मिलेगा जब वास्तव में 1 मार्च आ जाएगा। उस समय हम क्या करेंगे कि जिस वाउचर पे इसकी हमें एंट्री करनी थी, जैसे हमें पेमेंट वाउचर पे इसकी एंट्री करनी थी, तो हम ये पेमेंट वाउचर जब F5 से लेंगे तब ये अकाउंटिंग वाउचर में कन्वर्ट हो गया। ये नॉन अकाउंटिंग से और अकाउंटिंग वाउचर में कन्वर्ट हो गया। अब इस एंट्री को जब हम एक्सेप्ट करेंगे, इस एंट्री को जब एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करने के बाद से, और अब अगर हम यहाँ पे बैलेंस शीट चेक करेंगे तो अब आप असर देखेंगे कि 11,90,900 रुपए हो गया। तो वास्तव में हुआ क्या यहाँ पे कि जब तक नॉन अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री होगी तब तक बैलेंस शीट पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो फ्यूचर की एंट्री होगी। और जब वो दिन आ जाएगा तो उस समय उस अकाउंटिंग वाउचर में कन्वर्ट करके आप एंट्री को एक्सेप्ट कर दीजिए और तब उसका असर आपका बैलेंस शीट पर पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मेमोरेंडम आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ऑप्शनल वाउचर की। ऑप्शनल वाउचर में हम शुरू से जिस वाउचर पे एंट्री करना रहता है उसी वाउचर को सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर आपको पेमेंट वाउचर पे एंट्री करना है तो शुरू से आप पेमेंट वाउचर पे ही एंट्री करेंगे, लेकिन पेमेंट वाउचर तो अकाउंटिंग वाउचर है, तो Ctrl+L प्रेस करके उसको ऑप्शनल वाउचर में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो शुरू में आपको वहाँ पर पेमेंट वाउचर भी दिखेगा, Ctrl+L प्रेस करते ही आपको ऑप्शनल का भी ऑप्शन दिखना शुरू हो जाता है। तो इस अकाउंटिंग वाउचर को हमने Ctrl+L प्रेस करके ऑप्शनल में कन्वर्ट कर लिया, मतलब नॉन अकाउंटिंग में कन्वर्ट कर लिया। मतलब अब जो हम एंट्री करेंगे तो हमारे बैलेंस शीट पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा। और जब वो दिन आएगा तो फिर हम ऑप्शनल को हटा देते हैं Ctrl+L प्रेस करके, जिससे कि वापस से वो पेमेंट वाउचर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि अकाउंटिंग वाउचर में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये केवल पेमेंट वाउचर में ही ऐसा किया जाता है। किसी भी अकाउंटिंग वाउचर को अगर आपको नॉन अकाउंटिंग वाउचर बनाना है तो उस कंडीशन में आप Ctrl+L प्रेस करके उसको ऑप्शनल बना लेंगे। और जब वो दिन आएगा जब आपको फाइनल अकाउंटिंग वाउचर पे ही एंट्री करानी होगी तो आप वापस से ऑप्शनल को हटा देंगे Ctrl+L प्रेस करके, जिससे कि वो पुनः अकाउंटिंग वाउचर में कन्वर्ट हो जाएगा और आप एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे और आपका बैलेंस शीट पर असर दिखना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ऑप्शनल वाउचर बहुत ही ईजी नॉन अकाउंटिंग वाउचर है, जिससे कि आप किसी भी अकाउंटिंग वाउचर को उसी वाउचर में रहते हुए और नॉन अकाउंटिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑप्शनल वाउचर का शॉर्टकट है Ctrl+L, और कंपनी ने वापस से टूर एक्सपेंस पे किया 10,000 रुपए 1 मार्च को ही। तो ऑप्शनल वाउचर में इसकी एंट्री कैसे होती है, चलिए उसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो फीचर हमारा यस होना चाहिए, जो कि हमने ऑलरेडी यस किया हुआ है। और हम डायरेक्ट देखिए पेमेंट वाउचर पे जाके और एंट्री करेंगे और Ctrl+L से इसको ऑप्शनल बना देंगे। तो ऑप्शनल बनाने का मतलब हो गया कि हमने इसको अकाउंटिंग से नॉन अकाउंटिंग बना दिया। मतलब कि पेमेंट वाउचर तो अकाउंटिंग है, लेकिन कब, जब हम ऑप्शनल नहीं लगा रखे हैं। लेकिन अगर हमने ऑप्शनल फीचर ऑन कर दिया तो ये हमें बताएगा कि ये नॉन अकाउंटिंग वाउचर हो चुका है और इस एंट्री का असर हमारे बैलेंस शीट के ऊपर नहीं पड़ेगा। तो चलिए करके देखते हैं। हम यहाँ से आ जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर पे और यहाँ से पेमेंट नंबर 5 और डेट हम यहाँ से ले लेते हैं 1/3 और 20, और सेम है ट्रेवलिंग एक्सपेंस
और 10,000 रुपए देखिए जब करेंगे तो ये अभी हमारा, क्योंकि 10,000 रुपए हम पहले खर्च कर चुके हैं, तो ये 10,000 प्लस 10,000 20,000 रुपए दिखा रहा है, और कैश हमें दिखा रहा है 11,80,900 रुपए। ये एंट्री एक्सेप्टेबल तब होती जब ये अकाउंटिंग वाउचर में ही हम एंट्री करा देते, लेकिन अगर हम कंट्रोल एल प्रेस कर दिए तो ये अब हमारा हो चुका है नॉन अकाउंटिंग वाउचर, मतलब अब इस एंट्री का असर हमारे बैलेंस शीट के ऊपर नहीं पड़ेगा। तो जब हम इस एंट्री को फाइनल एक्सेप्ट करेंगे और बैलेंस शीट देखेंगे तो वहां पर 11,80,900 रुपए न दिखा के 11,90,900 रुपए दिखाएगा। तो चलिए हम अपना बैलेंस शीट अब चेक करते हैं। तो बी ऑल्ट F1 करके और कैश पर जाते हैं और देखिए ये 11,90,900 रुपए दिखा रहा है, ये 11,80,000 नहीं हुआ। तो ऑप्शनल होने की वजह से ये नॉन अकाउंटिंग की एंट्री हो गई, और जब वो दिन आएगा उस दिन हमें डिस्प्ले से और एक्सेप्शन रिपोर्ट पे जाके यहाँ से ऑप्शनल वाउचर पे जाएंगे, और ये जो ऑप्शनल वाउचर है इसको खोलेंगे, और वापस से कंट्रोल एल ही शॉर्टकट है जहां से हम इस ऑप्शनल वाउचर को हटा देते हैं। तो कंट्रोल एल से ये नॉन अकाउंटिंग बन जाता है, कंट्रोल एल से ये ऑप्शनल हट जाता है। सबसे बड़ा फायदा इसमें क्या मिलता है कि हमें शुरू से पता रहता है कि फाइनली किस वाउचर पे हमें एंट्री करनी है। जैसे मेमोरेंडम में तो मेमोरेंडम नंबर 1 लिखा रहता है और बाद में हम डिसाइड करते हैं कि हमें किस वाउचर पे एंट्री करनी है। लेकिन ऑप्शनल में फायदा ये होता है कि शुरू से लास्ट तक हमें पता रहता है कि ये एंट्री किस वाउचर की होनी चाहिए थी। तो अब हम इस एंट्री को अगर एक्सेप्ट कराते हैं और एक्सेप्ट कराकर अब हम बैलेंस शीट अगर चेक करते हैं तो अब आप देखेंगे 11,80,900 रुपए हो चुका होगा। ये देखिए, तो इस तरीके से तो मेमोरेंडम का भी आप यूज कर सकते हैं और ऑप्शनल का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट होता है कि आप ऑप्शनल का यूज कीजिए, मेमोरेंडम की जगह आप ऑप्शनल का यूज कीजिए, जिससे आपको शुरू से पता रहता है कि आपका वाउचर कौन सा होना चाहिए था, बाद में आपको डिसाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है रिवर्सिंग जर्नल वाउचर। तो चलिए रिवर्सिंग जर्नल वाउचर के बारे में समझते हैं कि ये क्या है और इसका यूज हमें कैसे करना है। रिवर्सिंग जर्नल वाउचर जो होता है इसका यूज वैसे जर्नल वाउचर को भविष्य में एंट्री कराने के लिए किया जाता है जिसका यूज अभी हमें नहीं करना है, लेकिन भविष्य में वो एंट्री हमें चाहिए। जैसे कि कोई फिक्स एसेट्स हम खरीदते हैं, आज हमने खरीदा तो जर्नल वाउचर के तहत हमने उसकी एंट्री अकाउंटिंग वाउचर में कर ली, लेकिन साथ ही हम चाहते हैं कि उसकी डिप्रिसिएशन की एंट्री जो कि फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में होती है उसकी एंट्री भी हम आज ही सेव कर लें। तो आज ही सेव करते ही उसका असर बैलेंस शीट पर दिखना शुरू हो जाएगा। तो उस कंडीशन में चूंकि ये भविष्य की एंट्री है और हमारे बैलेंस शीट पर कोई असर नहीं दिखना चाहिए, तो हम इस भविष्य की एंट्री को रिवर्सिंग जर्नल वाउचर पे करते हैं जो कि एक तरह का नॉन अकाउंटिंग वाउचर है। तो इस नॉन अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री करने से हमारी एंट्री भी हो जाती है और बैलेंस शीट पर कोई असर भी नहीं पड़ता है। और फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में हम उस दिन चेक करते हैं कि कौन कौन सी एंट्री हमने रिवर्सिंग जर्नल में की है। उस रिवर्सिंग जर्नल की एंट्री को वापस से F7 प्रेस करके हम जर्नल वाउचर में कन्वर्ट कर लेते हैं और एंट्री एक्सेप्ट करा लेते हैं। तो इस तरीके से हर वो जर्नल वाउचर की एंट्री जो हमें अभी नहीं करनी है, भविष्य की एंट्री होनी चाहिए, उसको हम आज के दिन में एक्सेप्ट अगर कराना चाहते हैं तो हमें रिवर्सिंग जर्नल के माध्यम से एक्सेप्ट कराना पड़ेगा। और जब वो दिन आएगा तो F7 प्रेस करके जर्नल वाउचर के माध्यम से हम उस एंट्री को अकाउंटिंग वाउचर में कन्वर्ट करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो रिवर्सिंग वाउचर में आप रिवर्सिंग जनरल वाउचर में आप देखेंगे इसका शॉर्टकट F10, और यहाँ पे है कि कंपनी वांट्स टू चार्ज डिप्रिसिएशन अमाउंट ₹5,000 ऑन LG 1.5 टन AC। मतलब कि जो LG 1.5 टन AC हमने पहले खरीदा हुआ है 1/9/19 को, तो उसी समय इसको खरीदने के साथ ही हम इसके एक रिवर्सिंग जर्नल वाउचर की एंट्री कर लेंगे 31/3/20 को। मतलब परचेज जब हम करते हैं उसी समय हम इसके डिप्रिसिएशन की एंट्री, क्योंकि डिप्रिसिएशन फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में लगाया जाता है, तो 31/3/20 को हम इसकी एंट्री हम उसी समय कर लेंगे। और जब 31/3 आएगा तो हम भूलेंगे नहीं कि हमारी कोई डिप्रिसिएशन की एंट्री बाकी है, और हम इसको वापस से जर्नल वाउचर में कन्वर्ट करके एंट्री करा लेते हैं। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो यहाँ पे पहले तो देख लेंगे फीचर ऑन है कि नहीं है, और उसके बाद F10 चूंकि रिवर्सिंग जर्नल का ये शॉर्टकट है F10, तो रिवर्सिंग जर्नल से डिप्रिसिएशन ऑन AC का हम एक लेजर बनाएंगे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और LG 1.5 टन AC में से वो पैसा कम होगा। तो प्रैक्टिकल के जरिए इसको समझते हैं। हम यहाँ से चले जाते हैं सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर पे जाके,
और यहाँ पर आप देखेंगे रिवर्सिंग जर्नल के लिए शॉर्टकट आ गया है। हम डेट चेंज कर लेते हैं और डेट कर लेते हैं 31/3/20। तो रिवर्सिंग जर्नल की एंट्री हम 31 मार्च में कर रहे हैं। लेजर बनाना पड़ेगा ऑल्ट से करके डिप्रिसिएशन ऑन एसी अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस जीएसटी नॉट एप्लीकेबल। और हम इस एंट्री को एक्सेप्ट कराते हैं। यहाँ पे 5000 की एंट्री, और ये पैसा कम किस में से होगा, एलजी 1.5 टन एसी जो हमने पहले खरीदा था। लेकिन चूंकि ये नॉन अकाउंटिंग वाउचर है तो अभी असर नहीं पड़ेगा। असर तब पड़ेगा जब इस रिवर्सिंग जर्नल को वापस हम जर्नल वाउचर में कन्वर्ट करेंगे। तो इस एंट्री को हम एक्सेप्ट कराने के बाद से और एक बार बैलेंस शीट पर आते हैं। बैलेंस शीट पर आकर ऑल्ट F1 करके और हम यहाँ पे देखते हैं तो देखिए कोई असर नहीं पड़ा अमाउंट के ऊपर। ये अमाउंट अभी भी वैसा का वैसा है। तो जब हमारा 31 मार्च आ जाएगा तो उसमें हम क्या करेंगे, डिस्प्ले पर जाएंगे। डिस्प्ले पर जाकर हम यहाँ से और एक्सेप्शन रिपोर्ट पे जाएंगे। एक्सेप्शन रिपोर्ट से चेक करेंगे यहाँ से रिवर्सिंग जर्नल को। रिवर्सिंग जर्नल में आप देख सकते हैं मार्च में एक एंट्री आपको दिख रही है और डिप्रिसिएशन ऑन एसी। अब इस रिवर्सिंग जर्नल को उस 31 मार्च में हम क्या करेंगे, F7 कर लेंगे। मतलब फाइनली हम इसको जर्नल वाउचर में ही कन्वर्ट कर लेंगे और इस एंट्री को एक्सेप्ट करा देंगे। और अब अगर हम यहाँ पे बैलेंस शीट पर जाकर देखेंगे तो ऑल्ट F1 करने से हमें दिखाई देगा कि अब 37,372 रुपए 88 पैसे हो गया। और इसकी खरीद कब थी वो भी देख लेते हैं। एंटर करने पे यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसकी परचेज थी 1/9/2019 को। जैसा कि आपके क्वेश्चन में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि इसकी खरीद थी 1/9/2019 को। तो इस तरीके से हम पहले रिवर्सिंग जर्नल में जितने भी हम जर्नल वाउचर की एंट्री है उसका डिप्रिसिएशन का एंट्री हम रिवर्सिंग जर्नल में कर लेंगे, जिससे कि फ्यूचर की एंट्री हमारी पहले से हो चुकी रहेगी। और जब वो दिन आएगा उस समय हम इसको इसके जर्नल वाउचर में कन्वर्ट करके एंट्री को एक्सेप्ट करा देंगे। इससे फायदा ये होता है कि कोई एंट्री हमारी छूटती नहीं है। तो इस प्रैक्टिकल को आप करके देखिएगा अच्छे से। और अब हम लास्ट टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है पोस्ट डेटेड वाउचर। पोस्ट डेटेड वाउचर भी एक नॉन अकाउंटिंग वाउचर है। इसका यूज वहां पे करते हैं जहां पर हमारे ऊपर कोई लोन होता है, उसका पेमेंट हमें करना है, लेकिन चेक तो हम आज दे रहे हैं लेकिन डेट हमने भविष्य का दे दिया। या हम कहीं से कोई सामान परचेज कर रहे हैं और साथ में सिक्योरिटी के रूप में हमने उसको चेक काट कर दे दिया कि 1 महीने के बाद आप इस चेक का भुगतान कर सकते हैं, मैं अभी आपको चेक काट कर दे रहा हूँ। तो वैसा चेक जिसकी एंट्री हमें भविष्य में करनी है, वैसा चेक जो कि पोस्ट डेटेड है, मतलब कि बाद के डेट में उस चेक का भुगतान होना चाहिए, तो वैसे चेक के लिए एंट्री तो हम आज दिखा देंगे लेकिन आज दिखाने के साथ हमारे बैलेंस शीट पर असर पड़ जाएगा। तो हम उसको नॉन अकाउंटिंग वाउचर मतलब पोस्ट डेटेड का यूज करते हुए और उस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे, जिससे कि जैसे वो डेट आएगा या उस डेट के आगे का हम कोई भी एंट्री करेंगे तो ऑटोमेटिक वो हमारे बैलेंस शीट पर उसका असर दिखना शुरू हो जाता है। जैसे कि अगर आज 1/5/2021 है और हमने 1/6/2021 का चेक काट कर दिया है, तो हम उसकी एंट्री को उस 1/6/21 वाली चेक की एंट्री हम पोस्ट डेटेड वाउचर के तहत करेंगे, जिससे कि हमारे बैलेंस शीट पर कोई असर न पड़े, हमारे बैंक पर कोई असर न दिखे, जितना बैलेंस पहले था उतना ही दिखे। और जैसे 1/6/21 में हम कोई भी एंट्री करेंगे, किसी भी तरह की कोई भी एंट्री करेंगे, तो ऑटोमेटिक ही वो जो हमने चेक दिया था उसका असर हमारे बैंक पर पड़ना शुरू हो जाएगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जब वो डेट आएगा तो हमें खुद से ही इसको नॉन अकाउंटिंग से अकाउंट में कन्वर्ट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पोस्ट डेटेड वाउचर में ऐसा होता है कि ऑटोमेटिक ही जब उस डेट पर हम कोई भी एंट्री कर लेते हैं तो वो ऑटोमेटिक हमारे अकाउंटिंग वाउचर में कन्वर्ट हो जाता है और हमारे बैलेंस शीट पर उसका असर पड़ जाता है। पोस्ट डेटेड वाउचर में यहाँ पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि कंपनी ने एक प्रोजेक्टर परचेज किया 1 लाख रुपए का 2/2/20 को, और 30,000 रुपए का चेक इसने SBI बैंक का दे दिया है। तो 30,000 रुपए का चेक दे दिया, बाकी 70,000 रुपए का ड्यूज रहा। वो जो 70,000 रुपए का ड्यूज रहा उसके लिए 2 पोस्ट डेटेड चेक काट के दिया गया, जिसका चेक नंबर यहाँ पर दिया गया है और वो डेट है 1/3/20 और 2/3/20 को। तो क्वेश्चन ये है 35 हजार रुपए का 2 चेक काट कर दिया गया। तो पूरा क्वेश्चन ये कहता है कि 1 लाख रुपए का हमने प्रोजेक्टर खरीदा, जिसमें हमने 30,000 रुपए का चेक तो हमने तुरंत दे दिया, लेकिन साथ में हमने 70,000 रुपए का जो उधारी खरीदा उस 70,000 रुपए के लिए हमने 35,000 रुपए का 2 पोस्ट डेटेड चेक मतलब कि भविष्य का चेक हमने काट कर उसको दे दिया है। अब इसकी एंट्री हम टैली पर कैसे करेंगे, चलिए उसको देखते हैं।
तो सबसे पहले हम टैली ओपन करते हैं। टैली ओपन करके हम यहाँ पर अपना कंपनी ओपन कर लेते हैं। पहले हमने अपना कंपनी खोला जिसमें हमें एंट्री करनी है, और यहां से तो पहले हम 2-2-20 में जाएंगे। F2 से 2-2 और 20 में जाके और जर्नल वाउचर का यूज करके हम प्रोजेक्टर परचेज करेंगे। तो प्रोजेक्टर का लेजर मैं पहले बना लेता हूँ, और ये प्रोजेक्टर हमें ये मानकर चलना है कि ये फिक्स एसेट्स है और जीएसटी नॉट एप्लीकेबल। हम जीएसटी एप्लीकेबल कर भी सकते थे, वो डिपेंड करता है, लेकिन हमने यहाँ पर जीएसटी नॉट एप्लीकेबल कर दिया और 1 लाख रुपीज का प्रोजेक्टर हमने पहले परचेज कर लिया। तो ये प्रोजेक्टर परचेज की एंट्री तो जनरल एंट्री है, नॉर्मल एंट्री है ये। एसबीआई बैंक से हमने 30,000 रुपए का तुरंत चेक दे दिया, और हम चाहे तो यहाँ पर चेक नंबर वगैरह दे सकते थे। और यहाँ पे जिम्मी सेल्स हमने परचेज किया, जिसका लेजर मैं पहले से बना चुका हूँ। जिम्मी सेल्स का 70,000 रुपए का हमने उधार हो गया। तो 50,000 रुपए पहले का उधार था, और 70,000 रुपए ये उधार मिला के 1,20,000 रुपए उधार हमें यहाँ पे शो कर रहा है। और बैंक बैलेंस आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 7,92,220 रुपए शो हो रहा है। तो इस एंट्री को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि न्यू रेफरेंस से हम एंट्री करेंगे, और इस एंट्री को हमने एक्सेप्ट कर लिया जिसमें 70,000 रुपए का ड्यूज है। अब हम क्या करेंगे कि हमें पेमेंट की फ्यूचर पेमेंट की एंट्री हम अभी दिखा देंगे, जैसे F5 पेमेंट। लेकिन चूंकि ये पोस्ट डेटेड वाउचर पे एंट्री करनी है, और डेट होगा यहाँ पर 1/3/20, हम ये मानकर चल रहे हैं कि 1/3/20 नहीं आया है, और फ्यूचर की एंट्री हम कर रहे हैं, ऐसा हम एजम्पशन कर लेते हैं। और यहाँ पे हम कंट्रोल टी कर दिए, ये हो गया हमारा पोस्ट डेटेड, जैसा आप देख सकते हैं। तो ये जो पोस्ट डेटेड है, तो इसको अब हमें पोस्ट डेटेड वाउचर पे एंट्री करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे जिम्मी सेल्स को पेमेंट करेंगे, और अमाउंट है 35,000 रुपए अगेंस्ट रेफरेंस। ये 70,000 रुपए में से 35,000 रुपए जाएगा, और क्रेडिट में हो जाएगा एसबीआई बैंक 35,000 रुपए। देखिए यहाँ पर तो अमाउंट आपको घट के दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये पोस्ट डेटेड फ्यूचर की एंट्री है। और हम यहाँ पर देखेंगे 1 मार्च 2020 को ये डेट है, और ये जो पीडीसी है, पोस्ट डेटेड चेक इशू डेट, देखिए एक्चुअली में मैं जब एंट्री कर रहा हूं तो आज 5 जून 2021 है, लेकिन यहाँ पर सिस्टम जो ये करंट डेट दिखा रहा है, आप चाहें तो यहाँ पर वो डेट डाल सकते हैं जिस डेट में आपने चेक इशू किया है। तो हम यहाँ पर 2, 2 और 20 डाल देते हैं, कि हम ये बताना चाहते हैं कि पोस्ट डेटेड चेक हमने इस डेट में इशू किया था, और 1 मार्च 2020 के लिए हमने इशू किया था। हम इस एंट्री को आगे बढ़ाते हैं, और यहाँ पर हम चेक नंबर डाल सकते हैं। तो चेक नंबर जैसा आपके यहाँ पर क्वेश्चन में दिख रहा है कि 238405 हमने यहाँ पर डाल दिया, 238405, और इस एंट्री को हमने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक इसी तरीके से एक पोस्ट डेटेड चेक और हम इसमें एंट्री करेंगे, कंट्रोल टी करके, और सेम जिम्मी सेल्स, डेट चेंज कर लेंगे 2 मार्च का, और 35,000 रुपए अगेंस्ट रेफरेंस 35,000 रुपए, और एसबीआई बैंक से 35,000 रुपए कटेगा। और देखिए एक्चुअली में यहाँ पर हो क्या रहा है कि हम जो पोस्ट डेटेड चेक की एंट्री कर रहे हैं, उसका इफेक्ट भी हमारे सिस्टम पे पड़ जा रहा है, हमारे सिस्टम पे उसका इफेक्ट पड़ रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ उसका रीजन क्या है। हम यहाँ पर ये 2-2 और 20 में एंट्री किए, और अब यहाँ पर बैलेंस आप देखेंगे 50,000 रुपए ही बचा, उसका 70,000 रुपए खत्म हो गया। हम यहाँ पर आकर बैलेंस शीट से ऑल्ट F1 करके, और यहाँ पे बैंक अकाउंट में जाकर देख रहे हैं, तो ये देखिए अब आपको ये 7,92,000 रुपए ना दिखा के 70,000 रुपए माइनस करके दिखा रहा है। 70,000 रुपए का इफेक्ट हमारे सिस्टम पे पड़ चुका है, लेकिन पढ़ना नहीं चाहिए था। अब ये क्वेश्चन जनरेट हो रहा है कि सर जब पोस्ट डेटेड चेक पर हमने एंट्री की है तो हमारे सिस्टम पे असर क्यों पड़ा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पोस्ट डेटेड चेक होता है, एक्चुअली में जिस डेट में हम एंट्री कर रहे होते हैं, अगर वो डेट आ चुका होता है ना, तो पोस्ट डेटेड वाउचर
को हमें एक्सेप्शन रिपोर्ट के द्वारा फिर से एक्सेप्ट कराने की जरूरत नहीं है। पोस्ट डेटेड चेक को पोस्ट डेटेड वर्ड हटाने की हमको जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक वो जैसे वो डेट पार होता है, ये इसका रिफ्लेक्ट हमें दिखना शुरू हो जाता है। हमने जो एंट्री ये 1 मार्च और 2 मार्च की जो पोस्ट डेटेड वाउचर की थी, लेकिन इसके पहले मैंने आपको जो प्रैक्टिकल कराया उसमें हम 31 मार्च पे भी एंट्री कर चुके हैं। यहाँ देखिए, हम डिस्प्ले डे बुक से जाते हैं और F2 प्रेस करता हूं मैं और 31/3/20 पर मैं जाता हूं, तो देखिए 31/3/20 पर ऑलरेडी हम एक एंट्री कर चुके हैं। तो जो पोस्ट डेटेड चेक हमने 1 तारीख और 3 मार्च का काटा था, 1 मार्च और 2 मार्च का हमने जो काटा था, उसके आगे 31 मार्च की भी हम एंट्री दिखा चुके हैं, जिसकी वजह से इसका रिफ्लेक्शन पोस्ट डेटेड वाउचर जो चेक हमने काटा उसका रिफ्लेक्शन हमें उस तरीके से देखने को नहीं मिला। तो इस चीज को मैं आपको एक दूसरे एंट्री के द्वारा समझा देता हूं, जिससे आपको इजीली ये चीज समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए मैं एक कंपनी क्रिएट कर लेता हूं छोटा सा, और मैं आपको ये चीज अभी तुरंत समझा देता हूं कि पोस्ट डेटेड चेक वास्तव में काम करता कैसे है। पोस्ट डेटेड वाउचर में आपको एक दूसरे एग्जांपल के द्वारा समझाता हूं कि यहाँ पर मैं अकाउंटिंग वाउचर पे जाके पहले मैं बैलेंस शीट अपना चेक कर लेता हूँ। बैलेंस शीट पे जाकर ऑल्ट F1 पे जाके, और मैंने यहाँ पर देखा बैंक अकाउंट मेरे पास 2 लाख रुपए है। चलिए, अब अकाउंटिंग वाउचर पे जाके और जनरल वाउचर से मैंने एक प्रोजेक्टर परचेज किया। प्रोजेक्टर सपोज 1 लाख रुपीज का मैंने प्रोजेक्टर परचेज किया 1 अप्रैल को, और इसके बदले में मैंने SBI बैंक से एक चेक दिया 30,000 रुपए का। तो 30,000 रुपए तो चूंकि कम होगा, क्योंकि ये मैंने तुरंत पेमेंट कर दिया है, जिसकी वजह से 1,70,000 रुपए SBI बैंक आपको दिख रहा है बैलेंस यहाँ पे। और जिम्मी सेल्स जो है उससे हमने उधार लगा लिया 70,000 रुपए का। तो इस एंट्री को हम न्यू रेफरेंस से एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो मेरे बैलेंस शीट पर जो असर पड़ा वो है 30,000 रुपए का, मेरे SBI बैंक पे असर पड़ेगा। बैलेंस शीट पर जाकर चेक कर लेते हैं। तो 30,000 रुपए आप देख सकते हैं कि मेरे अकाउंट से कट चुका है, और 70,000 रुपए का ड्यूज मैंने लगा रखा है, मैंने उधार खरीदा है 70,000 रुपए का। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि उसी समय 2 पोस्ट डेटेड चेक काट के मैंने दुकानदार को दे दिया। तो F5 पेमेंट वाउचर से पेमेंट वाउचर पे जाके मैंने डेट डाला, अगले महीने का मैंने डेट डाला 1/5/21 का मैंने डेट डाला, और कंट्रोल टी करके मैंने पोस्ट डेटेड कर लिया। और जिम्मी सेल्स को मैंने 35,000 रुपए का एक चेक दिया अगेंस्ट रेफरेंस, और SBI बैंक का मैंने 35,000 रुपए का चेक दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो डेट है 1 मई 2020, तो ये वो डेट है जिस डेट पर हमें पेमेंट करना है। और ये जो PDC है पोस्ट डेट चेक इशू डेट, तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आज का डेट है 5 जून 2021, लेकिन मैं यहाँ पर वो डेट डाल देता हूँ जिस डेट पर हमने ये चेक इशू किया है। मतलब 1/4/21 को हमने प्रोजेक्टर खरीदा, उसी दिन हमने ये चेक इशू किया, तो मैंने 1/4/21 यहाँ पे डाल दिया, और मैं इस एंट्री को एक्सेप्ट कराता हूँ। लेकिन इस एंट्री को एक्सेप्ट कराने के बाद भी और एक एंट्री मैं और करा ही देता हूँ। पहले मैं फिर से F2 से डेट चेंज करता हूँ 2/5/21, कंट्रोल टी, और मैंने यहाँ पे जिम्मी सेल्स को 35,000 रुपए और पेमेंट कर दिया, और SBI बैंक से मैंने 35,000 का मैंने पेमेंट किया, और मैं वापस से एक 4/21 यहाँ पे कर देता हूँ। और अब मैं आता हूँ बैक पीछे बैलेंस शीट पर, और मैं देखता हूँ कि देखिए यहाँ पर अभी भी बैंक अकाउंट मेरा 1,70,000 रुपए ही है, और 70,000 रुपए का ड्यूज अभी भी मेरे ऊपर दिखा रहा है। तो इसका कारण यह है कि मैंने पोस्ट डेटेड चेक पर एंट्री किया, जिसका असर यहाँ पर नहीं पड़ा है। लेकिन अगर मैं कोई भी ऐसी एंट्री जो कि 2/5 या 2/5 के आगे की अगर मैं कोई भी एंट्री अगर कर दूं, जैसे मैं अकाउंटिंग वाउचर पे जाके सपोज मैंने यहाँ पे F2 करके 1 जून में 1/6/21 को मैंने सपोज एक एंट्री यहाँ पे कर दिया, पेमेंट का रेंट का मैंने सपोज एंट्री कर दिया, रेंट मैंने दे दिया किसी को 10,000 रुपए और SBI बैंक से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केवल जो असर हमें दिख रहा है वो केवल 10,000 रुपए का असर अभी दिख रहा है, वो 70,000 रुपए का असर अभी नहीं दिख रहा है। 1,60,000 रुपए हमारा यहाँ पे बैलेंस हो रहा है। और अब इस एंट्री को अगर मैं एक्सेप्ट करा दूं, और एक्सेप्ट कराने के बाद देखिए मैंने जिम्मी सेल का पोस्ट डेटेड नहीं हटाया है, और
उस डेट के आगे जून में जाकर मैंने एक रेंट की एंट्री एसबीआई बैंक के द्वारा कर दी है। अब अगर मैं पीछे जाकर और चेक करूं अपना बैलेंस शीट ऑल्ट F1 करके, तो आप देख सकते हैं कि बैंक अकाउंट 1,60,000 रुपए ना होकर सीधे 90,000 है। मतलब कि वो 70,000 रुपए का इंपैक्ट यहाँ पर पड़ चुका है। तो अगर हम कोई भी पोस्ट डेटेड चेक इशू करते हैं और उस डेट को क्रॉस करके जैसे हम कोई एंट्री करते हैं, तो उस चेक का असर हमारे सिस्टम पे पड़ना शुरू हो जाता है। तो टैली में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पर आपको पोस्ट डेटेड वाउचर, ऑप्शनल वाउचर, मेमोरेंडम वाउचर और रिवर्सिंग जर्नल वाउचर की जरूरत पड़ती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट तक आप सारे वीडियो को देखिए, प्रैक्टिकल देखिए और बार बार इसका प्रैक्टिकल करके आप खुद से भी ट्राई कीजिए।